हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 4 नवंबर। आज के दिन हम लोग जो आर्टिकल लेके आए हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला आर्टिकल है दोस्तों फीड हाइक रेट्स के बारे में, और ये दोबारा हमें देखने को मिला है। हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो फेडरल बैंक है इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, आप कह सकते हैं भारत के मार्केट्स में, इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। फिर दूसरा आर्टिकल आता है दोस्तों हमारा वॉल्केनो के बारे में। जो वॉल्केनो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, अब बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इरप्ट हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई जा रही हैं। तो हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे मुआना लाओ के बारे में। ओके, इसके बाद दोस्तों मैं आपको बहुत शॉर्ट में अभी बता देता हूँ कि अफगानिस्तान के अंदर जो ओपीएम है उसकी यहाँ पे आप कह सकते हैं जो फसल है, पोपी कल्टीवेशन जो है अफगानिस्तान में, ये बढ़ गया 2021 के कंपैरिजन में 32% तक दोस्तों ये बढ़ गया। ओके, तो इसके बारे में पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है जहाँ पे अफगानिस्तान के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, इसलिए मैंने अभी इसको नहीं कवर किया हुआ है क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बात सिर्फ इतनी सी थी कि वहाँ पे जो पोपी कल्टीवेशन है ये बढ़ चुका है 32% तक, तो ये काफ़ी बड़ी बात थी, इसलिए इसको मैंने अभी कवर कर दिया। एंड लास्ट में दोस्तों हमारा जो आर्टिकल रहेगा वो लाइका डॉग के बारे में रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ है कि किस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं जो पहला आप कह सकते हैं लिव इन आप कह सकते हैं क्रिएचर भेजा गया था अर्थ की ऑर्बिट में, उसके बारे में बताया गया है। 3 नवंबर को ही दोस्तों ये भेजा गया था। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरी न्यूज़ को बहुत आराम से और बहुत प्यार से। ओके, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जहाँ पे अगर आप लोग कोई डाउट वगैरह होता है तो उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी से ही। सबसे पहले बता दूं कि 6 नवंबर तक आप लोग के लिए यहाँ पे लकी ड्रॉ चल रहा है, तो आप लोग अगर अभी अपना आपको एनरोल करते हैं तो आप लोग अवेल कर पाएंगे अपने जो अमेजोन वाउचर्स हैं 5000 रुपीज़ तक के उनको, और इससे आपको डायरेक्टली बेनिफिट भी मिल रहा होगा। 13 नवंबर सुबह 11 बजे होने वाला है आप लोगों के लिए यूसीएससी का एग्ज़ाम, जहां पे आप लोग खुद को एनरोल कर सकते हैं फ्री में। अगर आप लोग एनरोल करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे जो बार कोड है इसे स्कैन करना पड़ेगा और आप बहुत ईजिली एनरोल कर सकते हैं। 0% की EMI भी अवेलेबल है, जिसका मतलब आप लोग अगर कोर्स परचेज कर रहे होंगे तो आप लोग को एक साथ आप पे प्रेशर बर्डन नहीं आने वाला है। बहुत ईजिली आप लोग बहुत कम पैसों में भी आप कह सकते हैं अपने कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला आर्टिकल आता है फीड हाइक्स के बारे में। देखिए वेडनेसडे को जो यूएस फेडरल रिजर्व है इन्होंने अनाउंस करा अपना 4th कॉन्जिक्यूटिव 75 बेस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक। ओके, अब देखिए दोस्तों डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है यूएस का जो फेडरल रिजर्व है। अगर यहाँ पे आप कह सकते हैं दिक्कत आती है, फीड में दिक्कत आती है, तो आप कह सकते हैं हम पे या फिर हमारे जो मार्केट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन पर डायरेक्टली असर पड़ रहा होता है। यहाँ बता दूं मैं आपको जो बेंच मार्क है फेडरल फंड्स का, उसकी जो रेट की रेंज है वो लगभग है यहाँ पे 3.75% से लेके 4% तक। और जो फीड है ये साथ ही आप कह सकते हैं डिलीवर कर रहा है एक शार्प टोन इन फेवर ऑफ ओवर टाइटनिंग रेदर देन अंडर टाइटनिंग इन अ बिड टू कंटेन इन्फ्लेशन। यहाँ पे बात करी जा रही है डायरेक्टली जो ट्रिगरिंग है वो फॉल कर रही होगी 1.55% से बेंचमार्क, ओके, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल के अंदर। बाकी दोस्तों आप कह सकते हैं दुनिया भर के जितने भी इंडेक्सेस हैं दोस्तों, उनके बारे में बताऊँ मैं आपको, तो जैसे कि हैंग सिंग हो गया, इसका 33.1% का है, डाक्स हो गया -0.95% का, इस तरीके से सबका चल रहा है। जो सेंसेक्स है दोस्तों ये फेल हो चुका है ओनली 0.1% से, इसका मतलब जो सेंसेक्स है ये जा रहा है -0.1% पे। अब फीड का ये मूव या फिर आउटलुक क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। यूएस सेंट्रल बैंक जो है दोस्तों ये सप्लाई करता है डिमांड को, मतलब ये बोलता है बेसिकली कि जो सप्लाई डिमांड है अगर इसका इम्बैलेंस होता है तो उससे इन्फ्लेशन होगा, ये इसका कहना है। अब देखिए दोस्तों मात्र एक ऐसा टूल है हमारे पास जिससे कि हम लोग डिमांड साइड को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो ये है कि हम लोग इन्फ्लेशन ले आते हैं। और यहाँ पे इस बात को ध्यान रखते हुए मैंडेट करवाया गया 2% का इन्फ्लेशन। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब जो फीड है दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं इसने इंक्लाइन देखा कि जो होल्ड है इन रेट्स का वो काफ़ी सारे क्वार्टर से चलता हुआ जा रहा है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जॉब ओपनिंग्स वगैरह हमें देखने को मिली विद अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, अब ये मूवमेंट है जीडीपी पे लेके और जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है इसको लेके बात आई है। फिर दोस्तों यहाँ पे बैटल कर रही है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं इसे रिक्वायर है कई सारी बोरोइंग कॉस्ट जिससे कि वो बढ़ा सके चीज़ों को। अब एक ये बात भी है कि अगर जैसे जैसे हम लोग मतलब इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, ओके, हमारा यहाँ पे इन्फ्लेशन आता है पॉइंट, उससे ये होता है कि जो यहाँ पे सुपेस्ट टाइटनिंग है यूएस मॉनेटरी की वो 40 साल की हमें देखने को मिलती है। ओके, अब यहाँ बताऊँ मैं अखिल मित्तल जो है वो एक सीनियर फंड मैनेजर है, उनके हिसाब से जो मार्केट है वो एक्सपेक्टिंग है कि वो स्लाइटली डोविश रहने वाला है इस बार फ्रॉम द फीड, बट ये टोन जो हमें देखने को मिली है ये आप कह सकते हैं हॉकिश नहीं रहेगी। ये नहीं आप कह सकते हैं इसका जो पॉइंट है ये आप कह सकते हैं डिलीवर कर रहा होगा 75 BPS मूव्स को, और कहीं ना कहीं ये इसका जो पेविट है ये कहीं ना कहीं शिफ्ट कर रहा है 5% से लेके।
अब क्या आप कह सकते हैं इससे कहीं ना कहीं बात आएगी आरबीआई पे, तो देखिए ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आरबीआई कुछ बिना कुछ देखे यहाँ पे आप कह सकते हैं फीड को फॉलो करती है, फिर कोई और सेंट्रल बैंक है अगर वो अपने राइज कर रहे हैं रेट्स को तो आरबीआई कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई कंसीडर करती है हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स को, स्पेशली दोस्तों जो हमारे रिटेल इन्फ्लेशन है उनको, और रिव्यू करती है हमारे रेट्स को। पहली बात क्या है कि आरबीआई भारत की है तो वो भारत के अनुसार चलेगी, बाकी देशों को देख के नहीं चलने वाली। अब हाई जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो ऐड करता है रिटेल इन्फ्लेशन को इंडिया के अंदर। आरबीआई ऑलरेडी यहाँ पे आप कह सकते हैं रिपोर्ट रेट बढ़ा चुकी है बाय 190 बीपीएस ओवर लास्ट 6 मंथ, तो ये पहले ही आप कह सकते हैं हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी है दोस्तों, इसने थर्सडे को बोला बेसिकली और डिस्कस करा इन्होंने रिपोर्ट में, और ये बोला कि गवर्नमेंट जो है ऑन इट्स फेलियर टू मीट इन्फ्लेशन टारगेट 4% प्लस या फिर -2% तक फॉर 3 क्वार्टर्स इन अ रो। और जो रिटेल इन्फ्लेशन दोस्तों ये एक्सेलरेट कर रहा है लगभग 7.4% से सितंबर के अंदर। मैंने इस पर पूरी एक सेपरेट वीडियो कवर करी थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आखिर किस तरीके से जो आप कह सकते हैं ये रिपो रेट है हमारे कितने क्वार्टर्स में ये चीज़ें बढ़ती भी आ रही है, +4% -2% क्या है, इसके बारे में मैंने वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया था। ओके तो आप लोग उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं फॉर दी एक्स्ट्रा नॉलेज। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं बेसिकली कि क्या बात चलती आ रही है कि हमारे लिए यहाँ पे कुछ सेक्टर्स हैं, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं हमारे लिए कुछ बातें पहले से ही सेट है, प्री डिफाइंड यहाँ पे हमारे लिए रेट बताए गए हैं। और बोला गया है कि किसी भी कंडीशन में, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो, वहाँ पर वो जो आप कह सकते हैं वो या तो होना चाहिए +2 या फिर होना चाहिए आपके नहीं, या तो होना चाहिए +4 या तो होना चाहिए -2। तो आप कह सकते हैं यही चीज़ें हैं। अगर आप कह सकते हैं ये है लगभग 6% का, तो यहाँ बोला गया है कि ये मैक्स टू मैक्स तो आप कह सकते हैं कितना भी जा सकता है, मैक्स टू मैक्स यहाँ बताया जाता है कि ये 4% का प्री डिफाइंड। ओके इससे बोला गया कि 8% तक जा सकता है और -2 मतलब ये 2% तक कम हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, इससे कम होगा तो ये प्रॉब्लम ही देगा, ये वाली बात है। अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ता है इंडियन मार्केट्स में, देखिए फीड यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस राइट हेक्स के बारे में आप कह सकते हैं डज नॉट आप कह सकते हैं ऑगर वेल फॉर इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया। एक जो इंक्रीज आया यूएस के इंटरेस्ट रेट में, इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि जो आउटफ्लो है फंड्स टू यूएस मार्केट, ये कहीं ना कहीं अपने स्टॉक्स या फिर करेंसीज को प्रेशर में डाल रहे होंगे। ओके अब देखिए जो फीड कमेंट्री है दोस्तों आफ्टर 75 बीपीएस रेट हाइक, ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड मार्केट के लिए है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इसमें हमने बात मतलब जो बाकी लोग हैं इनको बात करनी चाहिए फॉर दी मॉडरेटिंग रेट हाइक्स के बारे में। ओके जो फीड के चेयर है दोस्तों, इन्होंने बेसिकली बोला कि द टाइम इज कमिंग एंड इट मे कम सून एज द नेक्स्ट मीटिंग और वन आफ्टर दैट। मतलब कि यहाँ बोला गया है कि हाँ जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग चाहते हैं उन पे काम किया जाएगा अगली मीटिंग में, अभी नहीं, अभी तो जो इन्होंने बोल दिया इस मीटिंग में वही माना जाएगा। अब इन्वेस्टर क्या करें, इतना पैसा बढ़ गया है तो इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। देखिए जितने एनालिस्ट हैं उनके हिसाब से, जो इंडिकेटर हमें मिल रहे हैं उनके हिसाब से, जो क्रेडिट ग्रोथ है उस पर, और साथ साथ दो आप कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको देखते हुए, ऑटो सेल्स पॉइंट है दोस्तों उसको देखते हुए, ये बोला गया है कि ये कहीं ना कहीं रोबस्ट इकोनॉमिक्स रिकवरी लेके आएगा। जो यहाँ पे इंडियन रिटेल है दोस्तों, जो इन्वेस्टर हैं बेसिकली वो कंटिन्यू रहना चाहिए अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट के साथ, एज द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स रिमेन साउंड, बहुत बढ़िया रहेंगे। और कहीं ना कहीं लीड करना चाहिए आउट परफॉर्मेंस इन द इक्विटी एसेट क्लास ओवर द नेक्स्ट 3 और 5 ईयर्स। जो हमारे लिए यहाँ पे इक्विटीज़ की बात करें तो इन्वेस्टर यहाँ पे आइडियली म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ। उन्हें यहाँ पे कह सकते हैं इस टाइम पे देखना चाहिए लार्ज कैप स्टॉक्स को, स्पेशली दोस्तों बैंकिंग, कैपिटल गुड्स या फिर ऑटो सेगमेंट जो है इनमें हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो यहीं पे आप कह सकते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। जो डेट इन्वेस्टर हैं दोस्तों, एक्सपेक्ट है कि इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो पीक पे रहेगा ओवर द नेक्स्ट क्वार्टर, या फिर आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं उन्हें प्रोवाइड कर देनी चाहिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे कि वो अपना लॉक इन रख सकें फॉर 3 से लेकर 5 ईयर टर्म तक। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें इस फीड रेट से देखने को मिलती है कि आखिर क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं जो यूएस है इसका दोबारा से जो यूएस फेडरल रिजर्व है ये कैसे बढ़ गया है। हमारा अगला आर्टिकल आता है दोस्तों मुआना लाओ के बारे में, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। अब बात ये आती है कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दिक्कतें यहाँ चल रही हैं इस वॉल्केनो पे, और ये बोला जा रहा है कि मे बी पॉसिबल है कि ये इरप्ट हो जाए, लेकिन साइंटिस्ट की बात माने तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, जो वहाँ के रेसिडेंशियल्स हैं बेसिकली थोड़ी दूर पे जो रहते हैं, उनके हिसाब से वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें महसूस कर रहे हैं। जो शेकिंग है बेसिकली, ओके ग्राउंड शेकिंग जो है इसे वो लोग महसूस कर रहे हैं, और ये तभी होता है जब यहाँ पे जो वॉल्केनो है ये इरप्ट हो रहा होता है। अब ये कहाँ पे है, तो देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि मुआना जो है आप कह सकते हैं ये 5 वॉल्केनो एक साथ बनते हैं, एक बहुत बड़ा आइलैंड है दोस्तों हवाई में बेसिकली, वहाँ पर आप कह सकते हैं 5 वॉल्केनो है, उन्हीं में से एक वॉल्केनो है। ओके ये दोस्तों साउदर्न मोस्ट आइलैंड है ओके इन दी हवाइन आर्किपेलागो। अब इसके साथ साथ दोस्तों इमीडिएटली नॉर्थ में आपका एक वॉल्केनो आता है जिसका नाम है किलोविया वॉल्केनो, जो कि करंटली दोस्तों इरप्टिंग है। ओके आप कह सकते हैं इरप्टिंग फ्रॉम इट्स समिट क्रेटर। देखिए दोस्तों जो यहाँ पे आप कह सकते हैं
किलाउयो जो है दोस्तों, इसे आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये 2018 के इरप्शन में, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने इस वॉल्केनो ने इन्होंने क्या बोल रहा हूँ इस वॉल्केनो ने डिस्ट्रॉय कर दिया था 700 होम्स को। और दोस्तों जो आप कह सकते हैं उस टाइम का माहौल भी अलग ही था। उस टाइम आप कह सकते हैं बिल्कुल नदी, जैसे नदी होती है उस तरीके से जो लावा है ये फ्लो हो रहा था। बहुत सारे आप कह सकते हैं ओशंस में चला गया था ये, मतलब ओशंस तो एक ही, तो ओशन में चला गया बेसिकली ये, और दिक्कत आई थी इससे। जो मुआना लावा है दोस्तों ये लास्ट इरप्ट हुआ था 38 ईयर्स पहले। अब देखिए 1843 से दोस्तों ये 33 टाइम्स इरप्ट हो चुका है, लेकिन अब तक लगभग 38 साल हो गए हैं कि ये इरप्ट नहीं हुआ है। ये लगभग 320 किलोमीटर साउथ में है दोस्तों ऑफ हवाई मोस्ट पॉपुलस आइलैंड, जिसका नाम है ओआहू, ओके, जो कि कैपिटल है होनोलुलु की, ओके, ये आप मान सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि जो मुआना लुआ इरप्ट है ये क्या बिल्कुल ऐसी होगा जैसे वो 2018 वाला हुआ था। तो देखिए इसका जो इरप्शन है थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बड़ा आप कह सकते हैं वॉल्केनो है। कौन सा मुआना लाओ, वो इसलिए क्योंकि जो ग्रेटर हाइट होती है दोस्तों वो कहीं ना कहीं स्टीपर स्लोप्स देती है, और ये अलाउ करती है लावा को कि रेस्ट डाउन कर सके अपने हिल साइड्स को फास्टर देन क्लाउड्स। और ये आप कह सकते हैं इनर साइज में आप कह सकते हैं अलग रहेगा और अलाउ करेगा कि स्टोर कर सके ज़्यादा मैग्मा, जिससे कि आप कह सकते हैं इतना जो इरप्शन है ये उसकी तरह तो नहीं होने वाला। कहाँ पर ये इरप्ट होगा, तो देखिए जितने साइंटिस्ट हैं वो नहीं जानते अभी बिल्कुल भी कि कहाँ इरप्ट होने वाला है, क्योंकि वॉल्केनो जब तक इरप्ट नहीं हो सकता हम उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं, कितनी प्रेशर से क्या चीज़ें, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब इरप्शन दोस्तों नहीं हुआ है अगर 1843 से, ओके, और ये बात भी है दोस्तों कि हाफ द टाइम दोस्तों वॉल्केनो लेटर आप कितने चालू हो जाता है इरप्टिंग फ्रॉम द वेंट्स एट लोअर एलिवेशन, लेकिन जो अदर हाफ है दोस्तों वो तभी आता है जब इरप्शन होता है उसके समिट क्रेटर के अंदर। अब मैं बताऊं आपको जो वेंट्स हैं उसके वो जनरली फॉर्म करते हैं वॉल्केनो रिफ्ट जोन, जो कि आप कहते हैं माउंटेन के स्प्लिटिंग अपार्ट होते हैं, और जो रॉक क्रैक्ड होते हैं वो रिलेटिवली दोस्तों वीक हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो मैग्मा है ये काफ़ी ईजिली इमर्ज हो जाता है। जो लावा है ये रीच कर सकता है घरों तक आप कितने मात्र कुछ घंटों या फिर डेज में। स्कॉट रोलैंड बेसिकली जो जियोलॉजिस्ट हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई एट मानुआ, तो वो ये मानते हैं कि यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, ओके। ये इसलिए होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं जस्ट द लास्ट वन वाज ऑन द नॉर्थ ईस्ट रिफ्ट जोन, वो आप कह सकते हैं नहीं बता सकते हैं, बेसिकली पैटर्न्स नहीं होता है। हो सकता है शायद ये साउथ वेस्ट रिफ्ट जोन में पहुँच जाए और कुछ भी देखने को मिल सकता है। अब मॉनिटर कौन कर रहा है इसको पूरे को, कौन ध्यान दे रहा है इस पर, तो देखिए हवाईन वॉल्केनो ऑब्जर्वेटरी जो है वो आप कह सकते हैं मोर देन 30 GPS स्टेशन के साथ मेजरमेंट कर रही है। जो साइंटिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं टिल्ट मीटर टू ट्रैक चेंजेस इन द टिल्टिंग ऑफ द ग्राउंड, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या जो ग्राउंड इसमें स्वेलिंग हो रही है या फिर कहीं ना कहीं जो डिफ्लेटिंग बातें ये हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सैटेलाइट का जो रेडार है दोस्तों ये ट्रैक करता रहता है ग्राउंड की स्वेलिंग को और डिफ्लेशन को। जो बातें दोस्तों मैं बता दूँ आप लोग, बेसिकली जो मुआना लावा है अगर ये इरप्ट होता है, ओके, जहाँ तक आप कह सकते हैं जो आसपास के लोग महसूस कर रहे हैं उसके हिसाब से बताया जा सकता है कि हो रहा है। साइंटिस्ट एज पर आप कह सकते हैं जितने हमारे पास रिपोर्ट है उनके हिसाब से तो नहीं है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो जो बोल रहे हैं कि हाँ होगा, तो उसके हिसाब से दोस्तों ये काफ़ी ख़राब भी हो सकता है। हमारे लिए आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब हमारे लिए क्या वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए। और अगर ये इरप्ट होगा दोस्तों तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि 38 सालों में इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद ये इरप्ट हो रहा है। एंड दोस्तों हमारा लास्ट आर्टिकल आता है रिकॉलिंग टॉप डॉग लाइका के बारे में। 65 साल हो गए दोस्तों जब इसने यहाँ पे अपनी स्पेस फ्लाइट की जो पूरी जर्नी थी इसे किया था, ओके। नवंबर 3, 1957 को सोवियत यूनियन ने लॉन्च करा अपना स्पुतनिक 2, जो कि हिस्ट्री बना के लेके आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पहली बार लिविंग क्रिएचर को भेजा गया था ऑर्बिट ऑफ अर्थ के अंदर, और एक डॉग को भेजा गया था जिसका नाम था लाइका, ओके दोस्तों। मैं बता दूं आप लोग को ये इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं इस फ्लाइट के बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं ह्यूमंस की फ्लाइट की बात चल रही थी, स्पेस ट्रैवल में ह्यूमंस को लेकर जाने की बात हो रही थी। लेकिन दोस्तों बहुत दुख की बात यह है कि ये एक 1 वे ट्रिप थी लाइका के लिए, वापस नहीं आ पाया लाइका। अब क्यों लाइका को चूज़ किया गया? देखिए दोस्तों लाइका को चूज़ करने की इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि मात्र कुछ हफ्तों पहले ही जो स्पुतनिक 2 मिशन है इसके लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले ही लाइका को चूज़ किया गया था फॉर दिस मिशन, ओके। नासा के हिसाब से आप कह सकते हैं जो लाइका है इसका ओरिजिनली जो नाम था वो था कुर्दवाइका, मतलब कि लिटिल करली। अब दोस्तों आप कह सकते हैं सी लेटर रीनेम्ड लाइका। अब जो रशियंस हैं आप कह सकते हैं इसे बोला जाता है कि जो रशियन हस्की या फिर जो बार्कर है उनमें से एक थी, ओके। अकॉर्डिंग टू एबी रिपोर्ट दोस्तों जो डॉग है उसे प्रमोट किया गया था टू दी कॉस्मोनॉट बेस्ड ऑन हर स्मॉल साइज एंड काम डिमनोर, मतलब कि एक तरीके से आप मान सकते हैं कि बहुत शांत इसलिए ये था, इसलिए इसे चूज़ किया गया। बेसिकली जो मिशन था इसे ही चाहिए था बेसिकली आप कहते हैं फीमेल डॉग्स एज दे वर कंसिडर्ड एनाटॉमिकली बेटर सूटेड फॉर द क्लोज कन्फाइनमेंट, मतलब कि इन्हें आप कह सकते हैं फीमेल डॉग ही चाहिए था और ये फीमेल डॉग ही थी बेसिकली आप मान सकते हैं। डॉग जो होते हैं दोस्तों इसलिए चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ओबीडिएंट होते हैं, ब्राइट कोट उन्हें लगा सकते हैं, और जो वीडियो थी उसमें भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला था, ओके। अब देखिए दोस्तों आप कह सकते हैं क्यों एनिमल्स को सेंड किया गया स्पेस में। मैं बता दूं आप लोग को बेसिकली क्या बात है कि नहीं ऐसा सोवियत यूनियन ने किया था एक्सपेरिमेंट विद एनिमल्स, पर आप कह सकते हैं
ह्यूमंस को भेजने से पहले कई सारी आप कह सकते हैं ये थ्योरीज थी, जहाँ पे बोला गया था कि ऐसा हो सकता है कि जो सर्वाइव पीरियड है आप कह सकते हैं ऑफ वेटलेसनेस का, वो नहीं हो सका। मतलब कि हो सकता है कि शायद ह्यूमन जाए और जो वेट कम होता है बेसिकली उसकी वजह से जी ही नहीं पाए, तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी वजह से भेजा गया था। जो अमेरिकन जो रशियन साइंटिस्ट हैं ये कहीं ना कहीं यूटिलाइज करते हैं एनिमल्स को, मेनली मंकीज़ हो गए, चिम्स हो गए, बेसिकली डॉग्स वगैरह हो गए, इन ऑर्डर टू ईच कंट्री आप कहते हैं एबिलिटी जिससे वो लॉन्च कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनटू स्पेस, और फिर उन्हें वापस भी लाना आप कहते हैं बिना किसी दिक्कत के और बिना हार्म किए हुए। अब लाइका को क्यों यहाँ पे चूज़ किया गया था, या फिर लाइका ही आप कहते हैं पहला एनिमल था जिसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ? इंटरेस्टिंग दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि लाइका पहली एनिमल था। इससे पहले भी यहाँ पे काफ़ी सारे जो एनिमल्स थे उन्हें भेजा गया था। यूएस का एक मिशन था दोस्तों, जहाँ पे आप कह सकते हैं फ्रूट फ्लाइज को भेजा गया था, आप कह सकते हैं मान सकते हैं मिशन इन फरवरी 1947 के अंदर। डिस्पाइट लाइका फेम दोस्तों, आप कह सकते हैं इट वाज नॉट द फर्स्ट डॉग इन स्पेस आइदर। ये पहला आप कह सकते हैं डॉग भी नहीं थी जिसे स्पेस में भेजा गया था। सोवियत यूनियन के लॉन्च थे 2 केनीज और आप जिसका नाम था आप कह सकते हैं डिंजिक और आप कह सकते हैं त्यासगान, जो कि 1951 का था, जहाँ पे आप कह सकते हैं डॉग्स बिफोर लाइका यूज ड्यूरिंग सब ऑर्बिटल लॉन्चेज। उस टाइम पे ऐसे डॉग को यूज़ किया गया था जब सब ऑर्बिटल में लेके जाया गया था। फॉर स्पुतनिक मिशन सोवियत ने चूज़ किया था डॉग ओवर मंकी, बिकॉज आप कह सकते हैं इन्हें आप कह सकते हैं लेस फिडिगिटी मानते हैं फ्लाइट के अंदर, मतलब कि बहुत नॉर्मल से आप कह सकते हैं उनके लिए फिजिबल रहती चीज़ें। अब स्पुतनिक 2 मिशन क्या था? स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 4, 1957 के अंदर। वॉज अ बीच बॉल साइज स्फेयर जिसे जस्ट इमिट कर दिया गया बीप एज इट सर्कल्ड अर्थ। इसके 1 महीने के बाद ही स्पुतनिक 2 को लॉन्च कर दिया गया था। जो इंजीनियर्स थे इनका ये प्लान था कि इट फास्ट आफ्टर सोवियत प्रीमियर निकिता क्रूज विद द रिक्वेस्टेड फ्लाइट टू कोइंसाइड विद द 40th एनिवर्सरी ऑफ द रशिया बोल्शेविक रेवोल्यूशन। मतलब इसके साथ यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो रहा था, इसलिए 1 महीने के अंदर जल्दी जल्दी में भेज देगा। लाइका की जर्नी के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो लाइका को प्लेस किया गया था इनसाइड अ प्रेशराइज्ड कैबिन, जो कि अलाउ करता है रूम टू लाई डाउन और स्टैंड। मैं बताऊँ आपको, ये आप कहते हैं ऐसी जगह थी जहाँ पे एयर रिजनरेशन सिस्टम लगाया गया था, जो कि उसे ऑक्सीजन, फूड और वाटर दे रही थी इन अ गैलेटनाइज्ड फॉर्म। मतलब कि आप कहते हैं लिक्विड आप मान सकते हैं एक तरीके से, या फिर अलग लिक्विड से थोड़ा सा अलग रहता है ये। पर अब मैं बताऊं आपको, जो लाइका था उसे फिट किया गया था विद द हार्नेस, अ बैग टू कलेक्ट वेस्ट और इलेक्ट्रोड्स जिससे कि मॉनिटर कर सकें वाइटल सिग्नल्स को। इनिशियली दोस्तों जब मिशन चालू होता है उसमें इंडिकेट होता है लाइका को कि वो एजिटेट होता है, बट आप कहते हैं ईटिंग हर फूड, बहुत आराम से वो खा रही थी। अब नासा ने कहा कि देयर वाज नो कैपेबिलिटी ऑफ रिटर्निंग अ पेलोड सेफली टू अर्थ एट दिस टाइम। अब हमारे लिए ये बहुत पॉसिबल भी नहीं था। अब ये हुआ कि जो लाइका है इसको जो रनआउट हो गया ऑक्सीजन की वजह से, और लगभग 10 दिनों के अंदर ही वो वहाँ रह गया, क्योंकि 10 दिन का ही आप कह सकते हैं हमारे पास ऑक्सीजन था, इससे ज़्यादा का ऑक्सीजन भी नहीं था। देयर हैज़ बीन सम कंट्रोवर्सी अबाउट हाउ लाइका डाइड। यहाँ बोला गया कि जो सोवियत मिशन है इनिशियली यहाँ पे इसने क्लेम करा कि डॉग जो है वो पेनलेसली पॉइजन के साथ कुछ दिनों में यहाँ पे मिशन में खत्म हो गया, लेकिन बाद में पता लगाया गया कि उसकी जो डेथ थी वो काफ़ी टेरिफाइड और पेनफुल थी कुछ आवर के लिए, और कुछ आवर में दोस्तों इतनी पेनफुल डेथ के बाद वो मर गया। अब ऐसा क्या है, हैज़ देयर बीन मोर टेस्टिंग पोस्ट लाइका? देखिए दोस्तों ऐसा है, बिल्कुल है। ओवर 50 ईयर्स जो अमेरिकन और जो रशियन साइंटिस्ट हैं ये कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं एनिमल्स को फॉर टेस्टिंग इन स्पेस। ये आप कहते हैं काफ़ी ग्लीनिंग है, वैल्यूएबल डेटा लेके आते हैं डिस्पाइट द लॉसेस। लॉस होता है किसका? एनिमल का, और ये काफ़ी बुरी बात भी है। विदाउट एनिमल टेस्टिंग दोस्तों अर्ली डेज जो ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है, ये सोवियत और जो अमेरिकन प्रोग्राम्स है, ये सफ़र कर रहे थे ग्रेटर लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम हम फिर भेज रहे थे इंसानों को और फिर इंसान खत्म हो रहे थे, और इंसान जो जाता था वो काफ़ी क्वालिफाइड, काफ़ी कैपेबल ऐसे इंसान लोग भी थे। These animals perform a service to their respective countries and that no human could और वुड हैव परफॉर्म। ये बात है कि आप कह सकते हैं इनको लेके काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें करी जाती थी, क्योंकि आप कहते हैं इनका नाम लगाया गया, जैसे कि आप कह सकते हैं ये आप मान सकते हैं जो अलेबिन स्टैम्प है इनमें लाइका को लगाया गया था। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं रिस्पेक्टफुल बातें भी हैं इनको लेके कि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया अपना, और उनकी वजह से ही आप कह सकते हैं इस टाइम पे अभी एट द प्रेजेंट हम लोग इतनी कुछ जानते हैं स्पेस के बारे में। ओके, वही बात लेकिन दोस्तों कि अगर हम लोग लॉस तो करा बेसिकली एक एनिमल का अपने फ़ायदे के लिए, ह्यूमन बेनिफिट के लिए हमने एक लॉस भी कराया, और ये लॉस भी आप कह सकते हैं हमें और जानकारी भी दे देते हैं, लेकिन वो बात है बिल्कुल कि लॉस है और हम लोग उसकी रिकवरी कभी नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप कि आपकी ये बातें जो है वो समझ में आई होंगी, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। लेकिन अगर अभी कोई आपका डाउट है, आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे लिए, तो इसको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।